डायोड्स में हमने देखा था कि एक होता है आइडियल डायोड, एक होता है प्रैक्टिकल डायोड। ओके। तो लास्ट क्लास में देखा था कि एक होता है आइडियल डायोड, जिसको कि हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि सिंपल एक डायोड है। ओके। और एक होता है प्रैक्टिकल डायोड, जिसमें कि हमने दिखाया था कि एक डायोड होगा, उसके साथ वी हैव टू ऐड सम वोल्टेज। ये मैंने देखा था लास्ट क्लास में, जो कि फॉर द केस ऑफ सिलिकॉन इट इज ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट। ओके। नाउ डायोड में जो है, क्योंकि डायोड में हम करंट फ्लो करवा रहे हैं और वहां पे एक वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो इट मस्ट हैव सम रेजिस्टेंस ऑल्सो, है ना। तो अगर हम उसको भी अगर देखें, तो जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनता है डायोड का, दैट विल बी लाइक दिस, दैट मीन दिस वोल्टेज, दिस डायोड, आइडियल डायोड, एंड दिस रेजिस्टेंस, जिसको हमने नाम नेम दिया हुआ है आर ए वी, आर एवरेज। ओके। तो हमें वो भी देखना होगा कि उस डायोड का रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली। समझ में आया ये चीज? इसमें कोई डाउट किसी को? वी विल हैव सम वोल्टेज आल्सो, कि हम बोलते हैं कि ये आइडियल वर्क करता है पूरा। ओके, इस तरह से इसका जो ग्राफ होगा आइडियल का, वो कुछ इस तरह का होगा। स्ट्रेट स्ट्रेट ग्राफ। ओके। अब इसका जो है एक और नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीस वाइज लीनियर मॉडल बोलते हैं इसको। आप लोग नोट कर लेना इसको। दिस इज ऑल्सो नोन एज पीस वाइज लीनियर मॉडल ऑफ डायोड। ओके। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हो। चैट बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुझे बार बार चैट बॉक्स देखना पड़ेगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन से इफ यू वांट टू से एनीथिंग। ओके। तो दिस इज बेसिकली डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। ओके। अब अगर हम बात करें कि डायोड का सिंबल क्या होता है, वो हमने देख लिया, ये डायोड का सिंबल है। तो और उसका पैकेजिंग कैसे होता है, डिफरेंट पैकेज में कैसे होता है। तो एक इस तरह का पैकेज आपको दिखेगा नॉर्मली, डायोड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं डायोड। फिर इस तरह का ये पैकेज दिख सकता है, ये भी दिख सकता है आपको, क्योंकि डायोड जो है हम जो नॉर्मल एप्लीकेशन वहाँ भी यूज करते हैं और हाई पावर एप्लीकेशन भी यूज करते हैं हम। ओके। तो ये कुछ हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए हैं। तो ये भी एक डायोड आपने देखा होगा, एलईडी डायोड भी होता है और डिफरेंट टाइप्स के डायोड्स भी होते हैं। तो वो हम अभी आगे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड कौन कौन से होते हैं। ओके। तो ये डिफरेंट पैकेजिंग है डायोड्स के, दीज आर डिफरेंट पैकेजिंग। और ये इसका सिंबल है। और ये जो है बेसिकली जो हमने लर्न किया है पीएन जंक्शन, जिसमें कि ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। ओके, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल पे। जो हमने यहाँ पे देखा है कि दिस इज रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस। तो डायोड रेजिस्टेंस जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे उसको हम निकालते हैं, है ना। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है फॉर डीसी एंड एसी करंट्स। अगर हमने उसको डीसी करंट दिया है तो उसमें वो डिफरेंटली रिएक्ट करेगा, अगर हमने एसी करंट दिया है तो उसमें वो थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। तो उसके बेसिस पे जो है वी विल हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड रेजिस्टेंसेस, है ना। लाइक डीसी रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस और एवरेज रेजिस्टेंस।
तो डीसी रेजिस्टेंस को हम स्टैटिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि डीसी जो है वो क्या होता है, बेसिकली स्टैटिक होता है, उसमें देर इज नो चेंज। ओके। एसी जो होता है वो डायनेमिक होता है, क्योंकि एसी जो अल्टरनेटिंग है, तो उसमें उसको हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। एंड वी विल हैव अ एवरेज एसी रेजिस्टेंस। ओके। अगर इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस है, तो एवरेज एसी रेजिस्टेंस क्या होगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम देखेंगे। ओके। यहाँ तक किसी को डाउट? देन No, sir. ओके, देन नेक्स्ट इज डीसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस को हम स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो होता है ये किसी एक पॉइंट पे होता है, मतलब कि ये जो हमारा कर्व है डायोड का, इस डायोड के कर्व पे हम किसी एक पॉइंट पे अगर हमें फाइंड करना है कि वहां पे रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं कि उस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है और करंट कितना है। तो ये अगर हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ वोल्टेज कितना है, यहाँ करंट कितना है, तो आर डी विल बी, डायोड रेजिस्टेंस विल बी वी डी अपॉन आई डी। ओके। तो इस तरह से हम जो है डीसी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी डायोड के लिए। ओके। दैट मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस डायोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना वोल्टेज हमने सप्लाई किया है, उस दोनों का अगर हमने रेशियो निकाल लिया, तो दैट विल बी डीसी रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस। ओके। ओके, नाउ वी हैव वन एग्जांपल कि डिटरमाइन द डीसी रेजिस्टेंस लेवल फॉर ए डायोड ऑफ फिगर। ये फिगर जो दिया हुआ है, इसमें हमें जो है डीसी रेजिस्टेंस निकालना है फॉर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए बोल रहा है कि अगर हमारा आईडी गिवन है एंड दैट इज 2 मिली एम्पियर। आईडी जो है हमारा कितना गिवन है, 2 मिली एम्पियर। तो इस पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, डीसी रेजिस्टेंस? तो सभी लोग कैलकुलेट करो इसको जल्दी, और जल्दी बताओ। सेकेंड है हमारा आईडी 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर पे हमें कैसे निकालना है, कि हम देखेंगे 20 मिली एम्पियर पे वोल्टेज कितना है हमारा, तो इस दोनों का रेशियो निकालेंगे हम। फिर है नेक्स्ट इज वी डी 10 वोल्ट। अब यहाँ पे वी डी 10 वोल्ट दिया हुआ है ना? तो इसमें कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? तो वी डी इज 10 वोल्ट, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर। तो वी विल हैव टू फाइंड 3 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, एक इस केस के लिए, एक इस केस के लिए, और एक इस केस के लिए। जल्दी निकालो आप लोग आंसर, इसका क्या होगा? ए केस के लिए कितना होगा? किसी ने फाइंड किया? 0.25। 0.25 आ रहा है, सबका ही आ रहा है। यस सर। 0.25 क्या आ रहा है? 0.25 ओम्स में आ रहा है या मिली ओम्स या मेगा ओम, किलो ओम, क्या? हम्म। 0.25 आया है वो क्या है, उसका यूनिट क्या है? सिंपली ओम है। हिमांशु प्लीज टाइम पे आया करो क्लास में। 250 ओम। 250 ओम, यस दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट बी केस के लिए, व्हेन आईडी इज गिवन एज 20 मिली एम्पियर। फोर्टी ओम। करेक्ट, सबका आ गया 40 ओम। आई होप सबके पास कॉपी पेन होगा और सब सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस ऑन कर दिया वीडियो और वहां से चले गए घूमने के लिए। इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा।
सही बताइए, सी केस में कितना आ रहा है? वेर बी डी इज गिवन एज 10 वोल्ट। सर इसका नहीं पता। निकालो क्या होगा, कैसे निकालोगे? 10 to the power 7 ohm. फिर से बोलो एक बार। 10 to the पावर। 7 ohm. ओके। और किसी का, और किसी ने निकाला? और किसी का आया आंसर? सर मेरा 10 to the power 6 ohm आ रहा है। ओके। और किसी का? सर ये नहीं समझ में आ रहा, आप ही बता दो। इसमें सिंपली क्या करना है कि आपको वीडी गिवन है 10 वोल्ट। आप इस आपने फर्स्ट वाले में क्या किया कि आईडी गिवन है 2 मिली एम्पियर, और हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन है आर डी इक्वल्स टू, क्या है आईडी इक्वल्स टू, बताइए। आईडी। हम्म। वीडियो अपॉन आईडी। वीडी अपन आईडी, है ना? वोल्टेज अपन करंट, सिंपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो वीडी क्या है हमारा यहाँ पे? 2 मिली एम्पियर है। 2 मिली एम्पियर हमारा आईडी है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। और वीडी क्या है हमारा? वहाँ पे 2 मिली एम्पियर पे 0.5 है, तो नया 0.5 कर दिया, 0.5। तो इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारा कितना आ गया? ये हमारा आ गया 250 ओम। लाइकवाइज बी केस में क्या होगा? बी केस में हमें करना है कि हमें 20 मिली एम्पियर गिवन है, तो ये 20 हो जाएगा। और यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। तो 0.8/20 मिली एम्पियर करेंगे, 0.8 वोल्ट डिवाइड बाय 20 मिली एम्पियर, तो वो हो जाएगा 40 ओम्स। और सी केस में क्या है कि हमें वोल्टेज गिवन है और करंट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। तो 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय, सॉरी, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो एम्पियर। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो एम्पियर कितना होगा? 10 मेगा ओम। और 10 पावर 7 मेगा ओम, और है ना, 10 मेगा ओम बोल सकते हैं उसको। 10 इंटू 10 पावर 6। समझ में आया सबको ये? यस सर। है ना? तो सर एक बार और बता दीजिए। ओके, यहाँ देख लो कि फर्स्ट केस में क्या था कि आईडी गिवन है 2 मिली एम्पियर, और वीडी जो है वहाँ हमने कर्व से फाइंड आउट कर लिया। कर्व में दिया हुआ है कि 2 मिली एम्पियर पे वीडी कितना है हमारा, तो वो कितना दिख रहा है हमें? 0.5 वोल्ट दिख रहा है। ये एक्सिस वोल्ट्स में है, ये एक्सिस मिली एम्पियर में है, और ये जो है माइक्रो एम्पियर में है। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आईडी इज 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर केस में जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है? 0.5 वोल्ट। तो हमने क्या किया? 0.5 वोल्ट/2 मिली एम्पियर कर दिया, तो वी विल गेट 250 ओम। सेकेंड केस जो है वो हमारा क्या था कि आईडी जो हमारा था वो 20 मिली एम्पियर था। उस केस में वीडी हमने देखा कर्व से, तो वो 0.8 वोल्ट था, है। तो 0.8 डिवाइड बाई 20 मिली एम्पियर का, तो वी विल गेट 40 ओम। एंड जो थर्ड केस था उसमें वीडी गिवन था -10 वोल्ट, है ना? और आईडी जो है वो कितना हो जाएगा? -1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे कर्व में देखा था, है ना? ये -10 वोल्ट है, ये -1 माइक्रो एम्पियर है। तो इसको अगर इसका यस सर। रेशियो निकालेंगे, तो वी विल गेट 10 मेगा ओम। और यू कैन से 10 × 10⁻⁶ ओम। ओके। और 10 पावर 7 ओम। जिसका भी ये तीनों ही आंसर आया है वो तीनों ही करेक्ट है। किसी का आंसर 10 पावर 6 आ रहा था तो वो गलत है, वो एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन को। सिंपली देखो, वन अप यस सर। वन अपॉन
अगर माइक्रो है तो माइक्रो मतलब कितना होता है? 10 पावर -6, है ना? तो 10 अपॉन 10 पावर -6 है तो क्या हो जाएगा? 10 × 10 पावर 6, दैट मीन्स 10 मेगा ओम। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ यस सर, आ गया 7। ओके। और किसी को डाउट यस सर। इसमें? तो इस तरह से अगर हमें निकालना हो डीसी नो। रेजिस्टेंस तो हम इसे निकाल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज एसी रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस। ओके। डायनामिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एसी है, एसी अल्टरनेटिंग। तो अगर हम ये मान लो कि हमारा एक पार्ट है कर्व का, जो हमारा ये कर्व है मान लो, इसका हमने ये पार्ट ले लिया यहाँ से, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? अगर हमने यहाँ पे इनपुट दिया है, एक इनपुट सिग्नल दिया है, डीसी वोल्टेज दिया है जो कि, सॉरी, एसी वोल्टेज दिया है जो कि अल्टरनेटिंग है, एक स्मॉल वोल्टेज हम देंगे इनपुट में, तो क्या होगा? ये जो है हमें एक करंट यहाँ पे दिखाएगा, करंट का ग्राफ यहाँ पे दिखाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को, कि एक यहाँ पे दिखा हुआ है क्यू पॉइंट। नाउ व्हाट इज क्यू पॉइंट? क्यू पॉइंट बोलते हैं हम, क्यूसेंट पॉइंट को बोलते हैं। क्यूसेंट मतलब क्या होता है? कि स्टैटिक पॉइंट, जहाँ पे हमने, जिस पॉइंट पे हमने वोल्टेज या करंट फाइंड किया है ना, उसको बोलते हैं हम क्यू पॉइंट बोलते हैं हमेशा। आगे भी ये चीज आपको यूज करना है, आगे भी हम इसको बार बार यूज करेंगे क्यू पॉइंट को। मतलब जब भी हम किसी भी कर्व का एक पॉइंट लेते हैं, जो कि जिस पॉइंट पे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं उसमें, है ना, इसका एक और नाम है ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। जिस पॉइंट पे उस डिवाइस को हम ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि अगर हमने ये वोल्टेज दिया हुआ है तो इस वोल्टेज पे हम चेक कर रहे हैं इसको, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे, इस पर्टिकुलर वोल्टेज हम इसको चेक कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे कितना करंट मिल रहा है, तो वो हमें अगर फाइंड करना है तो दैट इज बेसिकली क्यू पॉइंट। जस्ट अ मोमेंट। ओके। तो इसको बोलते हैं हम क्यू पॉइंट बोलते हैं बेसिकली। ये समझ में आया आपको? क्यू पॉइंट, इसका एक और नाम है ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब कि जिस पॉइंट पे हम उस डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये डायोड में भी आता है, ये कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें आएगा ही ये। जैसे कि ट्रांजिस्टर में भी हम आगे देखेंगे कि क्यू, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन होगा हमारा इस पॉइंट पे। ओके। तो यहाँ पे ये जो क्यू पॉइंट है, मतलब कि हमने इस पॉइंट पे हमने वोल्टेज दिया है। अब ये जो वोल्टेज क्योंकि अल्टरनेटिंग है, तो क्या होगा कि इस पॉइंट के पॉजिटिव में भी जाएगा और नेगेटिव में भी जाएगा, है ना? और इसी पॉइंट को अगर हमने इस पे इस कर्व पे हमने प्लॉट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा वोल्टेज अगर इस रेंज में मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो करंट क्या होगा? हमारा इस रेंज में मूव करेगा। अगर हमारा वोल्टेज जो है वो इस रेंज में हमने चेंज किया है, यहाँ से यहाँ तक, तो करंट हमारा यहाँ यहाँ तक चेंज होगा, है ना? तो इसी दोनों का अगर हम रेशियो निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एसी डायनामिक रेजिस्टेंस। ओके। अब इसमें जो एक चीज हमें ध्यान रखना है वो ये, कि हमें यहाँ पे जो आर डैश डी होगा, ये वी डी, डेल वी डी अपॉन, वी कैन से कि ये डेल वी डी डिवाइडेड बाय डेल आई डी होगा, है ना? ये जो आर डैश डी है, ये बेसिकली क्या होगा? डेल वी डी अपॉन आई डी होगा। अब यहाँ पे डेल वी डी जो है ये हमें बहुत ही कम रखना है, ये हमेशा रखना है 25 मिली वोल्ट के आसपास, ठीक है? मतलब हमें जो रेंज लेना है कि किस रेंज में हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, तो वो हमें बहुत ही कम लेना है, 26 मिली वोल्ट के आसपास लेना है ना? जो डायोड के अक्रॉस एक वोल्टेज होता है इस टेम्परेचर पे, 25 मिली वोल्ट पे, सॉरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना? हमने कैलकुलेट भी किया था ये चीज, अगर आपको याद होगा तो। इसको बोलते हैं हम थर्मल इक्विवेलेंट टू वोल्टेज, जो है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हमें वोल्टेज मिलता है, वो है ये। सबको याद है? ये चीजें भूल गए सब? हमने एक फॉर्मूला निकाला था, KT/Q, KT/Q, यहाँ पे K जो है ये था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
टी वॉज टेम्परेचर इन केल्विन एंड क्यू इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने इसको फाइंड किया, यहाँ पे हमने टी इक्वल टू रखा था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें ऑलमोस्ट 25 मिली वोल्ट, 26 मिली वोल्ट के आसपास मिल रहा था आंसर, है ना। तो ये वही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो वीडी है, जो चेंज इन वोल्टेज है, उसको हमें रखना है इसके क्रॉस आसपास। और उस इसके बाद हमें देखना है कि डेल आईडी कितना हो रहा है। अब डेल आईडी जो भी है वो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें जो आगे और इसमें एक और चीज, अब ये आरबी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम तो जो अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं क्या, जंक्शन रेजिस्टेंस क्या है। जंक्शन रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया कि जो पीएन जंक्शन पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें, वो हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा डिवाइस का रेजिस्टेंस है, मतलब कि अगर हमारे पास ये पीएन जंक्शन है ना, जहाँ पे हमारा पास ये डिप्रेशन विड्थ है मान लो, तो इसका हम रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं अभी तक। जो हमने यहाँ पे ये आरडी निकाला है, ये भी वो क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है। लेकिन ये जो पी टाइप है मटेरियल और ये एन टाइप है, तो यहाँ का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं आरबी, ठीक है। ये जो है आरबी जो है, ये बहुत कम होता है, 0.1 ओम से लेके 2 ओम के आसपास होता है, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम होता है वैल्यू। तो उसको अगर देखें तो उसका फॉर्मूला ये बनता है। समझ में आया ये चीज, इसमें किसी को डाउट? अगर हम बात करें रिवर्स बायस का, तो उस केस में आर डैश डी जो होगा वो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा इन्फाइनाइट? क्योंकि अगर हम रिवर्स बायस में अगर हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, तो हमारा करंट जो है बहुत ज़्यादा चेंज होता है, इन्फाइनाइटली चेंज होता है करंट हमारा, है ना। इसीलिए यहाँ पे आर डैश डी जो है वो इन्फाइनाइट है। तो रिवर्स बायस में जो डायोड है वो इफेक्टिवली ओपन सर्किट जैसा काम करता है ना। समझ में आया ये चीज़? डीसी रेजिस्टेंस क्या होता है और एसी रेजिस्टेंस क्या होता है? ओके, नेक्स्ट इज एवरेज एसी रेजिस्टेंस। अब व्हाट इज एवरेज एसी रेजिस्टेंस? अब ये क्या होता है, ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट होता है। मतलब कि एक हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है वोल्टेज का वो ले लेंगे, और एक हम मिनिमम पॉइंट जो है वो ले लेंगे, और इस दोनों के बीच का अगर हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, है ना, तो दैट विल बी नोन एज एवरेज एसी रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आया ये चीज? तो यहाँ जो चेंज इन वोल्टेज है वो ये हो जाएगा हमारा, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। और जो करंट है आई डैश डेल आई डी जो है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का रेंज हो जाएगा। तो दैट विल बी आर एवरेज। तो जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने अभी बताया था आज के फर्स्ट स्लाइड में कि रेजिस्टेंस भी आता है यहाँ पे, दिस इज आर एवरेज, ये वही रेजिस्टेंस है। हम इसी को यूज करते हैं बेसिकली, कि एवरेज रेजिस्टेंस क्या है। तो उसी को हम, जो हमारा डायोड इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसके सर्किट में डालते हैं। और इसका एक और नाम हमने अब आप लोग बताया था कि ये बेसिकली पीस वाइज लीनियर मॉडल है डायोड का, है ना। तो ये सब याद रखना है। इतना क्लियर है आप लोगों को? डायोड रेजिस्टेंस में कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिवर्स रिकवरी टाइम डायोड का। दिस इज फॉर डायोड रिवर्स रिकवरी टाइम। इसको हम स्मॉल टी सबस्क्रिप्ट में स्मॉल आर आर लिखते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं पहले। अब देखो, एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस किया, है ना। इस डायोड को हमने यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज दिया, हमने यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज दिया, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ओके, अब जैसे ही मान लो कि हमें डायोड को ऑफ करना है या हमें इसको, तो हम क्या करेंगे, या तो हम वोल्टेज यहाँ से रिमूव कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव वोल्टेज दे देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस से हटाया, तो क्या हमारा डायोड इंस्टेंटली टर्न ऑफ हो रहा है? क्या इसमें जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा था, इस ग्राफ से देखते हैं कि ये हमारा टाइम का एक्सिस है और ये हमारा आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉरवर्ड डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज दे रहे हैं मतलब कि हमने पी को पॉजिटिव दिया है और एन को नेगेटिव दिया है, तो ये फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है इसमें। हमने इस टी वन टाइम पे क्या किया, हमने
हमने T1 टाइम पे क्या किया कि जो हमारा वोल्टेज है उसको हमने रिवर्स कर दिया, है ना। तो क्या सेम टाइम पे हमारा डायोड करंट जीरो हो जाएगा? ये जो हमारा डाउटेड दिख रहा है आपको, ये ऐसा हमारा ये होना चाहिए आइडियली। दिस इज द डिजायर्ड रिस्पॉन्स कि हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है तो फॉरवर्ड करंट फ्लो करे। जैसे हमने उसको रिवर्स किया तो डायरेक्टली हमारा जो करंट है दैट शुड टर्न ऑफ, जो डायोड है दैट शुड टर्न ऑफ, मतलब हमें यहाँ पे जीरो करंट मिलना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? उसका देखो, अगर ये हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड है, ठीक है, और हमने इसको क्या किया हुआ है, हमने इसको अभी फॉरवर्ड बेस किया हुआ है। ओके, अब फॉरवर्ड वाइस करने से क्या हो गया कि जो डिप्रेशन विड्थ है वो बहुत कम हो गया या फिर नेग्लिजिबल हो गया वो। अब ये पी साइड है और ये हमारा एन साइड है। अब जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड वाइस किया हुआ है तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से इस साइड से निकल के वो इधर आ रहा है, और होल्स जो है वो यहाँ से निकल के इस साइड आ रहा है। इस चीज को समझना आप लोग ध्यान से, कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। कि बेसिकली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम फोर्स कर रहे हैं कि वो एन साइड से निकल के पी साइड की तरफ जाए और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाए। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो होल्स इधर होगा अट्रैक्ट, तो होल्स को हम फोर्स कर रहे हैं कि वो एन साइड में जाए और जाके फिर वो बैटरी में जाए, है ना। इस तरह से हमारा करंट का फ्लो होगा इसमें, जो हमारा कैरियर का फ्लो होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब अगर मान लो कि हमने तुरंत इसको ऑफ कर दिया, हमने इसको रिवर्स कर दिया हमने, ठीक है, फिर क्या होगा कि तुरंत रिवर्स करने से क्या ये तुरंत जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही हमने इसको रिवर्स किया उस टाइम पे बहुत सारे होल्स जो है पी टाइप के वो एन साइड में अभी भी अटका हुआ है ना। और वैसे ही सेम इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन्स भी जो है जो इस तरह से फ्लो कर रहा था और हमने इसको ऑफ कर दिया, हमने वोल्टेज सप्लाई यहाँ से हटा दिया मान लो, तो उस टाइम पे भी क्या है, बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड में फंसे हुए हैं, है ना। और हर डिवाइस चाहता है कि वो पहुंचे कहाँ पे, इक्विलिब्रियम में पहुंचे, है ना। अब क्या होगा कि यहाँ जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। क्योंकि पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स जो जो भी आएगा वो हो जाएगा माइनॉरिटी कैरियर, और एन साइड में जो भी होल आएगा वो बन जाएगा माइनॉरिटी कैरियर। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि जो माइनॉरिटी कैरियर इस साइड में है और जो माइनॉरिटी कैरियर इस साइड में है वो अब रिवर्स करंट फ्लो करवाएगा इसमें। मतलब क्या हो रहा है कि अब एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहा है पी साइड में, एन साइड से होल्स जो हैं यहाँ पे, जो होल्स यहाँ से आया था, दोज होल्स आर ट्राइंग टू गेट इनटू पी साइड, एंड द इलेक्ट्रॉन्स दोज आर confined in this p side are trying to go into the n side। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली, जस्ट उल्टा करंट फ्लो हो रहा है। तो वो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये चीज कि अब क्या होगा, जैसे हमने इसको ऑन से ऑफ किया, हमने चेंज ऑफ स्टेट किया, तो क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल करंट है वो यहाँ पे रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है ना। और ये रिवर्स जो है इस टाइम तक के लिए फ्लो होता रहेगा। इसको बोलते हैं हम स्टोरेज टाइम बोलते हैं। टीएस क्या हो गया हमारा, स्टोरेज टाइम। मतलब जितना यहाँ पे स्टोर था ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, सॉरी यहाँ पे आंसर में होल्स और पीछे में इलेक्ट्रॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ पे स्टोर्ड था, वो स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है, और जब तक ये फ्लो होगा तब तक बोलेंगे इसको स्टोरेज टाइम, टीएस। अब जब यहाँ पहुंच गया उसके बाद क्या होगा, अब हमारा करंट जो है धीरे धीरे कम होना होगा स्टार्ट, इस ग्राफ के थ्रू, है ना। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन टाइम। क्योंकि ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं क्योंकि कोई भी इवेंट जो है इन एक्चुअल केस अगर देखें तो एब्रप्टली नहीं होता। ऐसा नहीं है कि तुरंत हमें कहीं पे एक हाई करंट मिल रहा है, हमें तुरंत उसको ऑफ करें तो वो तुरंत जीरो हो जाएगा। सेम टाइम पे दो फिनोमिनन पॉसिबल नहीं है, है ना। एक्चुअली ये भी जो हमने यहाँ पे दिखाया है ये भी सेम टाइम पे पॉसिबल नहीं है, इसका भी कुछ ग्राफ होगा, एक हल्का सा टिल्ट होगा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हमने इसको बहुत स्मॉल स्केल में दिखाया है तो ये हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे एक टाइम पे ही यहाँ पे ऑफ ऑन था, हमने इसको ऑफ कर दिया।
लेकिन लॉजिकली देखें तो सेम टाइम पे कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब सेम टाइम पे अगर हम बोलें कि यहाँ पे अगर हम इस तरह का कर्व दिखा रहे हैं तो ये कैलकुलेशन के लिए पॉसिबल है, एनालिसिस के लिए पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह का कर्व होगा हमारा। जो हमारा स्क्वायर वेव जो होता है ना, स्क्वायर वेव जो हमारा कुछ इस तरह का होता है हमारा वेव, है ना। उसका कुछ एक होता है फॉल टाइम, सॉरी इसको राइज टाइम बोलेंगे, कुछ राइज टाइम होता है और देयर इज सम फॉल टाइम। किसी भी पल्स का वी विल हैव टू डिफरेंट टाइम, राइज टाइम एंड फॉल टाइम। ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो करंट फ्लो कर रहा है, इसको जीरो पे आने के लिए इट विल टेक सम टाइम, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन टाइम। और इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें टी एस प्लस टी टी, तो दैट विल गिव अस टी 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 आर आर, मतलब रिवर्स रिकवरी टाइम। मतलब एक डायोड को ऑफ होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब करंट को जीरो करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज बेसिकली रिवर्स रिकवरी टाइम। ये समझ में आया सबको या नहीं आया समझ में? आ समझ में गया नहीं, सर। समझ में नहीं आया किसी को तो मुझे आ बताओ, गया सर। आई कैन एक्सप्लेन अगेन। एवरीवन इज क्लियर? किसी को डाउट? ओके। तो दिस इज बेसिकली रिवर्स रिकवरी टाइम, टी आर आर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में मिलेगा ये। अगर हम बात करें बीजेटी का तो वहाँ भी हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ भी बीजेटी में रिवर्स रिकवरी टाइम क्या है, वहाँ भी हम देखेंगे, है ना। कोई भी स्विच है, किसी भी डिवाइस को अगर हम एज ए स्विच यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे रिवर्स रिकवरी टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि स्विच को जब हमने तुरंत ऑफ किया तो कितना टाइम ले रहा है वो ऑफ होने में, कितना टाइम के बाद वो कंप्लीटली ऑफ हो रहा है, दैट इज बेसिकली रिवर्स रिकवरी टाइम। ओके। नाउ नेक्स्ट इज, हमने रिवर्स रिकवरी देख लिया। नेक्स्ट इज डायोड कैपेसिटेंस। अब डायोड का मैं रेजिस्टेंस देख लिया। नाउ व्हाट इज डायोड कैपेसिटेंस? अब डायोड कैपेसिटेंस क्या होगा? अब कैपेसिटेंस क्या होता है? बेसिकली कैपेसिटेंस जो है, जहां भी दो मेटेलिक प्लेट है और बीच में इंसुलेटर है तो वहां पे एक कैपेसिटर फॉर्म होता है। या आप लोगों को पता होगा व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होता है, दो मेटेलिक प्लेट होता है और बीच में हमारे पास एक होता है इंसुलेटर कुछ सा भी, है ना। तो अगर दो प्लेट है और इसके बीच में अगर कोई इंसुलेटर है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने पोलैरिटी अप्लाई किया है, मान लो यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी अपने हमने अप्लाई किया है, तो क्या होगा, जो मेटेलिक दूसरा मेटेलिक प्लेट है उसके अपोजिट साइड में हमें नेगेटिव पोलैरिटी मिलेगा, है ना। यही बेसिकली कैपेसिटर होता है। या इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके। नो सर। हाँ। अब क्या है, अब देखो, अगर हम डायोड को देखें, जब हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया है तो अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली देखो, यहाँ पे जो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है ना। अब इसमें क्या है, इस रीजन में क्या है कि ये अगर पी टाइप है मान लो और ये हमारा एन टाइप है, तो क्या होता है, यहाँ पे होल्स हैं लेकिन यहाँ पे निगेटिव आयन है। इस एरिया में क्या है, वी हैव निगेटिव आयंस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड में, बट यहाँ वी हैव सम पॉजिटिव आयंस, है ना। और इस रीजन में ये जो मैं यहाँ पे रीजन शो किया है, इस रीजन में कोई भी फ्री कैरियर नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं है, यहाँ पे ओनली आयंस है। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है मतलब क्या हो गया कि इस रीजन में कोई भी कैरियर नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज इंसुलेटर, जिसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं हो तो वो क्या है बेसिकली, इट इज इंसुलेटर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इंसुलेटर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे वी हैव नेगेटिव चार्जेस, है ना। तो क्या बन गया समझ लो कि ये बन गया एक कैपेसिटर। इसको बोलते हैं हम जंक्शन कैपेसिटेंस।
क्या बोलते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस। मतलब जंक्शन जो है, जहां भी जंक्शन फॉर्म होगा सेमीकंडक्टर में, जहां भी एक जंक्शन फॉर्म होगा, तो वहां पे एक जंक्शन कैपेसिटेंस बनेगा ही, क्योंकि वहां पे एक डिप्लीशन रीजन बनेगा। और व्हाट इज डिप्लीशन रीजन? द रीजन दैट इज डिप्लीटेड ऑफ एनी चार्ज कैरियर। तो दैट इज बेसिकली डिप्रेशन रीजन। तो जहां भी डिप्रेशन रीजन बनेगा, तो वहां पे एक जंक्शन कैपेसिटेंस बनेगा ही। ओके। और जंक्शन कैपेसिटेंस जब बनेगा, तो वी विल हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस। ओके। एक को बोलते हैं हम फॉरवर्ड कैपेसिटेंस, एक को बोलते हैं रिवर्स कैपेसिटेंस। उसका एक और नाम है कि अगर हम बोलेंगे फॉरवर्ड कैपेसिटेंस, एक्सक्यूज मी, है ना, एक है फॉरवर्ड कैपेसिटेंस और एक है रिवर्स कैपेसिटेंस। तो फॉरवर्ड कैपेसिटेंस जो होता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। क्योंकि फॉरवर्ड बैच में क्या होता है कि वी हैव डिफ्यूजन। और एक होता है रिवर्स कैपेसिटेंस, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस। एक होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, एक होता है हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। इसको नोट कर लो आप लोग, ये मैं इसमें स्लाइड में डालना भूल गया था। ओके, हाँ दिया हुआ है यहाँ पे। ये हो गया फॉरवर्ड बैच में, हो गया डिफरेंट कैपेसिटेंस। और रिवर्स बैच में जो होता है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसको लिख लो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ओके। तो वी विल हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे हमारा जो रिवर्स बैच हम अप्लाई करते जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे डिप्रेशन विड्थ का जो साइज है वो लार्ज होता जाएगा। और हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ये क्या है हमारा, ए है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो जैसे जैसे हम रिवर्स पैसे इंक्रीज करते जाते हैं, तो क्या होता जाता है कि जो हमारा डी है वो इंक्रीज होता जाता है। और डी अगर हमारा इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस हमारा डिक्रीज होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे हमने रिवर्स पैसे इंक्रीज किया है, वैसे वैसे हमारा जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे हमने फॉरवर्ड पैसे इंक्रीज किया, तो क्या हो रहा है, हमारा डी जो है कम होते जा रहा है। जो हमारा ये डिप्रेशन विड्थ है, ये क्या होगा, ये कम होते जाएगा। तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। हमारा कैपेसिटेंस इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये जो है हमारा बेसिकली एक कैपेसिटेंस का कर्व है। ठीक है, वोल्टेज वर्सेस कैपेसिटेंस कर्व है ये हमारा वोल्टेज है, और ये हमारा कैपेसिटेंस है। तो ये कुछ इस तरह कर्व आएगा, हमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व आता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज आप लोगों को? इसमें किसी को डाउट? समझ में नहीं आया तो पूछ लो। दिस इज बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड कैपेसिटेंसेस। एक होगा फॉरवर्ड बैच में, एक होगा रिवर्स बैच में। जो फॉरवर्ड बैच में होता है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जो रिवर्स बैच में होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या व्हाट इज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो उसमें आपको बताना है कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है। व्हेन वी बायस डायोड्स इन फॉरवर्ड बायस केस, उस केस में जो हमें स्ट्रॉन्ग कैपेसिटेंस मिलता है ना, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। और जो कैपेसिटेंस हमें रिवर्स बायस के केस में मिलता है, जब हम रिवर्स बायस इंक्रीज करते जाते हैं, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज होते जाता है, उस केस को बोलते हैं हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। आगे बढ़े फिर। ओके, नेक्स्ट इज, अब टाइप्स ऑफ डायोड में आएंगे हम। उसमें फर्स्ट है हमारा जेनर डायोड। अब जेनर डायोड जो है, इसमें बेसिकली हमने लर्न किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन इन डायोड, एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन, है ना। तो जब हम डायोड को स्पेसिफिकली इस टाइप से बनाते हैं, उसमें बाइसिंग हम इस तरह से करते हैं ताकि उसको हम रिवर्स बायस के केस में ही यूज करें, है ना।
व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ डायोड इन सच दैट वी हैव टू यूज द डायोड इन रिवर्स बायस ओनली, उस केस को हम बोलते हैं जेनर डायोड। जब हम उसको ब्रेकडाउन पे यूज करते हैं, मतलब ब्रेकडाउन को हमें लर्न किया था ये चीज कि ब्रेकडाउन पे अगर हम डायोड को ले गए तो डायोड हमारा जल जाएगा, है ना, डायोड खराब हो जाएगा हमारा। लेकिन जब डायोड को इस तरह से बनाया गया है कि हम उसे ब्रेकडाउन पे ही वर्क करवाएं, तो उस केस को बोलते हैं हम जनर डायोड। तो ये जो है बेसिकली हम रिवर्स बैच में ही इसका यूज करते हैं। फॉरवर्ड बैच में अगर इसका यूज करेंगे तो इट इज जस्ट एज नॉर्मल डायोड, है ना। अगर हमने इसको फॉरवर्ड बैच में यूज किया तो यूज कर सकते हैं, बट इट विल एक्ट जस्ट एज अ नॉर्मल डायोड। लेकिन इसको हम रिवर्स बैच में भी यूज कर सकते हैं। ओके। अब इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का, यहाँ पे जो आप देख रहे हो सिंबल, वो कुछ इस तरह का होता है। जो नॉर्मल डायोड है वैसे ही पहले हम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें हम कुछ जेड जैसा हम बनाएंगे, है ना। ये दिख रहा है कुछ जेड जैसा सिंबल, समझ में आया ये चीज। अच्छा, इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे। मैक्सिमम लोग इसे मिस्टेक करते हैं कि वो क्या करते हैं, ये करते हैं स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट। ऐसे नहीं करना है, ना ही इसको ऐसे करना है। जो कॉमन मिस्टेक है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नहीं ऐसे करना है। ये सब क्या है, ये सब रॉन्ग है। और ये बेसिकली हम अभी लर्न करने वाले हैं, ये किसी और डायोड का सिंबल है। तो जेनर डायोड का हम सिंबल ऐसे नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्लोप देना है। वी हैव टू गिव सम स्लोप हेयर। यहाँ भी हमें एक स्लोप देना है, स्लोप अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, एक आगे और एक पीछे इधर। इस लाइन के जो हमारा लाइन है इसके आगे एक देना है स्लोप, हमें एक देना है इसके पीछे। ओके। तो जेनर डायोड का सिंबल ऐसा होता है। तो कभी भी सिंबल में मिस्टेक नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लैंग्वेज है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का। जैसे कि आप अगर ए लिखते हो तो ए को आपको ऐसे ही लिखना है हमेशा, है ना। वी कैन नॉट चेंज द ए जिसे हम लिखना है। अगर इसको चेंज कर देंगे तो हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे कि ये ए लिखा हुआ है ना। तो लाइक वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वी हैव डिफरेंट सिंबल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो डायोड का जो सिंबल है वो हमारा ऐसा है, जो जंक्शन डायोड है ना। इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है। इसमें ऐसा नहीं करना है कि हमने ये लाइन छोड़ दिया, हम इसको ये लाइन छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये, इट विल एक्ट एज अ बफर। ये हो जाएगा बफर का सिंबल, और ये डायोड का सिंबल है। तो दोनों बहुत ही डिफरेंट है ना। तो इसीलिए सिंबल्स का हमें अच्छे से उसको ड्रॉ करना है, ताकि एक करेक्ट मैसेज हम उसमें से ले पाए। तो ये इनकरेक्ट डायोड का हमें ऐसा बनाना है, जंक्शन डायोड को। अगर जीनर डायोड है तो उसको हमें ऐसे बनाना है ना। ठीक है। अब जो जीनर डायोड में जो वोल्टेज है, जीनर वोल्टेज, वो जो है, जो अभी तक मार्केट में है, वो ऑलमोस्ट जो है उसका रेंज जो है ऑलमोस्ट 1.8 वोल्ट से 200 वोल्ट तक का जीनर डायोड है हमारे पास, है ना, मार्केट में अवेलेबल। तो उस हिसाब से हम डिफरेंट वोल्टेज को हम यूज कर सकते हैं, है ना। इसमें आपने लर्न किया था कि जीनर डायोड में वर्क कैसे करता है ये। तो हमने देखा था कि कुछ इस तरह का रिवर्स में करवाता है हमारा, है ना। जस्ट ए मिनट, है ना, हमें कुछ इस तरह करवाता है। तो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को क्लास में कि अगर हमने ये मान लिया कि ये हमारा आई मिन है, और ये हमारा अगर आई मैक्स है, तो अगर इस बीच में अगर हम करंट को रखते हैं, तो क्या होता है, हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। हमने ये डिस्कस किया था जब हमने जीनर डायोड जीनर बैकग्राउंड लर्न किया था। तो कि अगर हमने इस करंट को, जो हमारा यहाँ पे डायोड में करंट फ्लो हो रहा है, रिवर्स करंट, उसे अगर हम आई मिन और आई मैक्स के बीच में हमने रख रख पाया अगर हम, तो क्या मिलेगा हमें, आउटपुट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं जीनर डायोड में। कि अगर ये 1.8 वोल्ट का है तो क्या होगा कि अगर हमने आई मिन और आई मैक्स को हमने फिक्स कर दिया, और हमारा जो करंट है, जो अल्टरनेटिव करंट है, वो इस रेंज में अगर मूव कर रहा है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, एक फिक्स 1.8 वोल्ट मिलेगा हमें। ठीक है। अगर ये 200 वोल्ट है तो हमें 200 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे। अगर ये 5 वोल्ट है तो हमें 5 वोल्ट मिलेगा। अगर 50 वोल्ट है तो हमें 50 वोल्ट मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम जीरो डायोड का यूज करते हैं।
ये क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? इसका एप्लीकेशन भी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं जेनर डायोड का एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर है या जो भी है, जो कि यहाँ एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसमें वोल्टेज रेगुलेटर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसमें हम जेनर डायोड यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका हम यूज कैसे करते हैं वहाँ पे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? अगर नहीं है तो विल स्टॉप दिस हेयर एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको फर्दर। ओके, थैंक यू।